गुड इवनिंग सेम 3 प्यारे बच्चों, विद क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। और ये थ्योरी थोड़ा सा लंबी है। यूनिट 5 मैंने डायरेक्टली 1 के बाद ले ली थी, शायद मेरे को लगता है उसका लास्ट टॉपिक है। एंड आई बिलीव दैट इट इज़ गोइंग टू टेक मोर देन थ्री क्लासेस लग जाएंगी इसमें, क्योंकि इसके 2 भाग हैं और उसको करते करते हमारा समय लगेगा। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद इट, दैट इज मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। और इसको समझाने के लिए मैंने अपनी थ्योरी को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसको हम परिचय कहते हैं। फिर हम थ्योरी का स्टेटमेंट देंगे, जिसको हम कथन कहते हैं। फिर हम मान्यताओं की बात करेंगे, जिसको हम एजम्पशंस कहते हैं। फिर हम जो है अप्रोचेस की बात करेंगे। 2 अप्रोचेस हैं इस थ्योरी की, एक फिशर की अप्रोच है, एक फिशर की इक्वेशन है, एक कैम्ब्रिज की इक्वेशन है। तो आज जो मैं पहले आपको जो थ्योरी ले रही हूं वो फिशर की थ्योरी है। तो फिशर की थ्योरी भी 4-5 पेज की है और कैम्ब्रिज की थ्योरी भी, आई होप सो इट इज ऑल्सो समवेयर 3 or 4 पेजेस की होनी चाहिए। तो बच्चों, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हमारे रजिस्टर में लिखा है वो तो आपको मिल ही गया है, कल भेज दिया है मैंने। तो कुछ बातें मैं जो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान में आती हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और यदि आपको ठीक लगे तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। भले ही उसको आप एग्ज़ाम में नहीं भी मेंशन करते, बट वो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में व्हाट आई पर्सनली फील इट इज सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू। नाउ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहते हैं, वो वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमिन करने के लिए, वो मुद्रा के मूल्य को समझने के लिए देखा जाए तो सबसे पुरानी थियरी है। और 16वीं शताब्दी के शुरू में कह लीजिए, या 15वीं शताब्दी के एंड में हमारे इकोनॉमिस्ट जीन बोडेन ने इसको प्रपाउंड किया, इसको लेकर आए। और बाद में इस थियरी को फिशर ने, मार्शल ने, पिगू ने, रॉबर्टसन ने आगे और विकसित किया, डेवलप किया। तो अब ये थियरी क्या कहती है उसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वो नोट्स में मैंने नहीं लिखा है, वो तो वो वाली बातें मैं बता रही हूँ जब क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं, आप सामने बैठे होते हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं ना कि जो बच्चों को देखकर दिमाग में आती हैं कि ये भी बता देना चाहिए। तो ऐसा था बच्चों कि इसका बैकग्राउंड बता रही हूँ, इसकी पृष्ठभूमि बता रही हूँ कि 15वीं शताब्दी के एंड में या कह लीजिए 16वीं शताब्दी के शुरू में हम अमेरिका से बड़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर के सिक्के व्यापार के लिए भेजे गए। कहाँ से? अमेरिका से गोल्ड और सिल्वर के सिक्के अमेरिका से यूरोप में गए, व्यापार हुआ उनका। तो यूरोप में जो कीमत स्तर है वो बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको कि कहां से सिक्के गए? अमेरिका से यूरोप में। कौन से सिक्के गए? गोल्ड और सिल्वर के। और क्या होने लगा? यूरोप में जो कीमत स्तर है, जो प्राइस लेवल है, वो बढ़ने लगा। तो हमको ये बात समझ में आई कि यदि कहीं मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है, जो मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर का एग्जाम्पल दिया है, उसको हम मुद्रा की पूर्ति तो कहेंगे। मैंने ये थोड़ी कहा कि मैगी और कौन सा बिस्किट, टाइगर बिस्किट भेजा है। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो गोल्ड और सिल्वर का दिया है। तो इससे क्या हुआ कि मनी सप्लाई बढ़ने लगी। नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। और आपको आज एक बात पकड़ लेनी है, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि अपनी मुट्ठी खोलिए, मुट्ठी खोलकर ये बात उसके अंदर डाल दीजिए और मुट्ठी को तब तक बंद रखिए जब तक आपके सेमेस्टर 3 के एग्जाम्स ना हो जाएं। ठीक है ना? हम जब खाना वाना खाएंगे उस समय मुट्ठी खोल दीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा कि बात उड़कर बाहर ना चली जाए। और बात क्या है कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। और होता क्या है
कि जब हमने मनी की सप्लाई को बढ़ाया तो प्राइसेस बढ़ गए। हम सामान की सप्लाई को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सामान की सप्लाई को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मनी की सप्लाई को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। तो ये बात आप बच्चे हमारे कभी नहीं भूलेंगे और साथ में ये याद रखेंगे कि जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ती है प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और साथ में एक बात याद रखेंगे कि प्राइसेस तो बढ़ जाते हैं लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ता। अब आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, उत्पादन नहीं बढ़ता। और इसी पूरी बात के इर्द गिर्द हमारी पूरी थ्योरी जो है आप समझेंगे। लेकिन जो कहानी का जो मेन सार है, सार समझते हैं आप लोग? सार का मतलब होता है कहानी का जो मेन जो जिस्ट है वो क्या है? वो ये है कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस भी बढ़ जाते हैं मनी सप्लाई के कारण। लेकिन क्या नहीं बढ़ता है? आउटपुट नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है? उत्पादन नहीं बढ़ता है। और इसी बात पर हमारे जो फिशर हैं, इरविंग फिशर, याद रखिएगा इरविंग फिशर की थ्योरी आज मैं आपको समझाने जा रही हूं। और उन्होंने यही बताया है, एक मार्केट को इमेजिन करिए, एक बाजार की स्थिति को इमेजिन करिए कि क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर आप डबल करेंगे तो क्या डबल हो जाएगा? आप मेरी क्लास में अगर आप सामने बैठे होते तो आप सब के सब बोलते क्या डबल हो जाएगा? प्राइस डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है किसके और किसके बीच में? मुद्रा की मात्रा और कीमत में कैसा संबंध है? एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब एकदम सीधा संबंध है, उल्टा संबंध नहीं है। उल्टा संबंध होता तो फिर मैं आपसे पता क्या कहती कि क्वांटिटी ऑफ मनी अगर हम डबल करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। मैं तो बार बार आपके दिमाग में बात बैठाना चाहती हूं कि क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर आप डबल करेंगे तो प्राइसेस आपके डबल हो जाएंगे। मुद्रा की मात्रा को डबल करेंगे तो कीमतें डबल हो जाएंगी। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ गए आप? तो ये बात पूरी कहानी का सार है, ये लिखा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। अब हम आपके पास जो नोट्स पहुंचे हैं आप उसमें से देखें या किताब में देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है। what the theory says, what is the statement of the theory, that there is direct and proportionate relation between quantity of money and general price level। मतलब आपके मुद्रा की मात्रा में और कीमत स्तर में कैसा संबंध है? एकदम सीधा और आनुपातिक संबंध है। और उल्टा संबंध कहाँ है? जब हम सीधे की बात कर रहे हैं तो हमें उल्टे संबंध की भी तो बात करनी चाहिए। उल्टा का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में। तो आज जो आप लोग मेरी अगर सुनते होंगे तो सिर्फ 2 बातें याद रखिएगा। आज मैं आपको 2 बातों से ज्यादा याद रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में है, सीधा संबंध किसके बीच में है और उल्टा संबंध किसके बीच में। तो सीधा संबंध एक बार हम फिर से दोहरा दें, क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में डायरेक्ट संबंध है। और उल्टा संबंध किसके बीच में है? आपके क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब मुद्रा की मात्रा और वैल्यू ऑफ मनी का मतलब मुद्रा का मूल्य। एक डायरेक्ट में तो क्या होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और उल्टे रिलेशनशिप में क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो बच्चों पूरी थ्योरी अगर देखा जाए तो हम ये जो मैंने आपको बात समझाई है उस बात से आपको पूरी थ्योरी जो है समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यही इसका जो कहना चाहिए पूरा का पूरा सार है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मैं यहाँ पर भी आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बच्चे सिर्फ एक किताबी तौर पे पढ़कर आगे निकल जाएं। देखिए आगे अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करते हैं, आगे और स्टडीज करते हैं तो इसको बहुत डिटेल में आपको करना होगा। लेकिन जो बच्चा उसके कॉन्सेप्ट को समझे रहेगा तो उसको आगे दिक्कत कभी नहीं आएगी। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब बिल्डिंग हम बनाते हैं
तो फाउंडेशन तो हमें दिखाई नहीं देती ना, और वो तो इतनी ज़्यादा उस एरिया भी नहीं लेती, लेकिन उसके बाद हमें 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, और सोचिए आप बड़ी बड़ी मंजिलें बन जाती हैं, 50-50 मंजिल भी बनती है विदेशों में, लेकिन फाउंडेशन तो नीचे ही रहती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, तो आगे आप एमए करें, पीएचडी करें, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे काम करें, रिसर्च करें, लेकिन आपका जो फाउंडेशन है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो एक भी झटका आएगा और सारी बिल्डिंग हिल जाएगी। समझ रहे ना? तो बस याद रखिएगा, आज की थ्योरी में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताई है, एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप की बताई है, बिल्कुल सगे भाई बहन, है ना। खैर वहां मत लिख कर आ जाइएगा, यहाँ पर मैं कोई आपको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, छोड़िए, मैंने अपना एग्जाम्पल वापस ले लिया। डायरेक्ट रिलेशनशिप ही याद रखिएगा, सीधा संबंध ही याद रखिएगा, किसके बीच में? क्वांटिटी ऑफ मनी और जनरल प्राइस लेवल के बीच में, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में। और उल्टा संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में है? क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, और वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? आपका मुद्रा का मूल्य। जब मैंने वैल्यू ऑफ मनी की बात करी तो खैर स्टेटमेंट में तो आप इतना ही लिख कर आएंगे, कथन में तो आप इतना ही लिख कर आएंगे, लेकिन मैं आपसे दो मिनट बात करना चाहूंगी वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं बोलती जरूर हूं कि 2 मिनट ही बात करना चाहूंगी, पर जो ये है ये आप अपने रिस्क पर सुनिएगा। 2 मिनट का वो 20 तो नहीं, लेकिन 5-7 मिनट तो आराम से हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि अगर मैं 2 की जगह 7 मिनट नहीं लूंगी तो फिर कॉन्सेप्ट भी तो मेरे मन में तो रह ही जाएगा ना, कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो इतना रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, और भाई ये भी तो बहुत स्पष्ट बात है कि कोई रिकॉर्डिंग लता मंगेशकर की तो रिकॉर्डिंग है नहीं, नेहा कक्कड़ की तो रिकॉर्डिंग है नहीं, है ना। तो आपके लिए तो मैं समझ सकती हूँ, बड़े संकट के दिन हैं कि भाई अभी सुनना पड़ रहा है, क्या करा जाए, मजबूरी है। लेकिन जब मजबूरी को हम बहुत आनंद के साथ निभाते हैं तो फिर वो मजबूरी नहीं रह जाती है। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं वैल्यू ऑफ मनी पर। बच्चों, कभी आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास जब बैठते हैं तो आपको एक बात जरूर सुनने को मिलती होगी। खैर आप तो BSM 3 के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, और आपकी तो दादी और नानी भी अभी बहुत कोई ऐसी वाली बुजुर्ग नहीं होंगी, लेकिन फिर भी घर में और भी तो बुजुर्ग होते हैं, बड़ी दादी, छोटी दादी, फला फला। तो इनके पास जब आप बैठते हो ना, तो एक शब्द आप जरूर सुनते होगे, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो 20 रुपया तनख्वाह थी, फला दादाजी के जमाने में तो 200 रुपया तनख्वाह थी। ये क्यों बातें करते हैं ऐसी? ये तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़, जरूरी थोड़ी कि इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, लेकिन एक बात आपको समझ में आएगी कि ये इकोनॉमिक्स तो सदियों से चली आ रही है। जो इकोनॉमिक्स है मूल्य की, वैल्यू की। अब वैल्यू का क्या मतलब है कि ऐसा क्यों होता था कि हमारे पुराने लोग कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो हम शादी में जाते थे और हम तो 11 रुपया देते थे, 11 रुपया देते थे। और भाई 11 से कम लोग, भाई पहले तो परिवार भी बड़ा होता था, तो 11 लोग तो परिवार के ही होते थे, पति पत्नी और 9 बच्चे। तो 11 लोग लेकर जा रहे हैं 11 रुपया, और बड़े मान और सम्मान के साथ खा पी कर लौट रहे हैं। क्या आज आप 11 रुपए लेकर जाओगे? अगर आपकी मम्मी ने 11 रुपए रख दिया तो आप तो तूफान मचा दोगे घर में कि आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो बेइज्जती करा दोगे हमारी। ये क्या है कहानी? यही तो है वैल्यू ऑफ मनी की। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब कि मुद्रा का मूल्य अब जो है गिर गया है। तो तभी तो हमारे जो अगल बगल बड़े बुजुर्ग होते हैं यही कहते रहते कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो इतने का ये आ जाता था, हमारे जमाने में तो तनख्वाहें इतनी होती थी। और जब मैं आपको और बड़े बुजुर्ग की कहानी सुना रही हूँ तो मैं भी तो बीच में 2 लाइनें अपनी डाल दूं कि आप ये देखिए कि 1984 की बात मैं आपको बता रही हूँ। 84 का मतलब, अब अगर मैं सही हिसाब लगाऊं तो शायद 36 साल हो गए। तो 36 साल में बच्चों मैंने 12th किया था, ठीक है ना। 12वीं कक्षा के जब इम्तहान थे बोर्ड के एग्ज़ाम से, ISC के, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम से, तो हमारे ज़माने में उस समय नेस्ले ने मैगी लॉन्च करी थी। और मैगी जब लॉन्च हुई तो मैगी तो भाई अब ऐसा है कि खानदान के खानदान, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी
मैगी में पता नहीं कितने राज छुपे हैं कि कोई इससे मोह खत्म ही नहीं कर पा रहा है, जबकि 2015 में इसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए गए थे कि इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, लेकिन सबने अनसुना कर दिया। तो वो कहानी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि 2015 में जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो ये होता था कि भाई कुछ खाने का मन नहीं, चलो भाई मैगी खाकर, कोई पौष्टिक चीज़ नहीं है लेकिन बस है, मैगी तो मैगी है, को मैगी खाकर एग्ज़ाम में जाएंगे, या एग्ज़ाम देकर आने के बाद क्या खाएंगे, मैगी खाएंगे। तो उसी मैगी की कहानी ये है कि वो मैगी मात्र उस समय 2 रुपए की आती थी, और अगर आपका पूरा परिवार खा रहा है या अड़ोस पड़ोस के लोग भी खा रहे हैं तो आप 10 रुपए का नोट लेकर जाएंगे बाजार और 5 पैकेट लेकर आ जाएंगे। तो अब जब मैं आपको, जैसे आपकी दादी नानी कहानी सुनाती है, मैंने भी तो आपको अपनी कहानी ऐड करा दी यहाँ पर, और यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि भाई हमारे ज़माने में तो 2 रुपए की मैगी हुआ करती थी, हमारे ज़माने में तो 1 रुपए का फैंटा हुआ करता था, और एक फैंटा का मतलब ये ऑरेंज वाला जो आपका मिरांडा है, और 1 रुपए का कोको कोला हुआ करता था। तो भाई आपने देखा ना बच्चों कि मैं पीछे रही अपने ज़माने की बात बताने में, लेकिन पूरी बात जो आपको समझ में आई वो ये बात समझ में आ गई कि इसके पीछे एक बात है, और वो है वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो क्वांटिटी ऑफ मनी है और वैल्यू ऑफ मनी जो है उसके बीच में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। समझ गए? मुद्रा का जो मूल्य, और सीधा संबंध मैंने किसके बीच में बताया था, क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा का की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में। अब इसी से संबंधित देखिए, अभी हमारा रजिस्टर में जो लिखा है वो तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, लेकिन मुझे आपको सिर्फ रजिस्टर वाली पढ़ाई नहीं करानी, किताबी वाली पढ़ाई नहीं करानी है, मुझे तो आपको ऐसी बात बतानी कि आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को ना भूलें। तो आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो मेन मतलब है, जो मेन सार है, जो मैंने आपको मुट्ठी के अंदर बंद करने के लिए कहा है, वो क्या है? वो है कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी को हम डबल करते हैं, प्राइसेस भी डबल हो जाते हैं। अब जरा इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही साधारण सा एक एग्जांपल बताती हूँ। क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब ये हुआ, चलिए मैं आप ही की क्लास का एग्जांपल लेती हूँ, सेमेस्टर 3 का एग्जांपल लेती हूँ। सेमेस्टर 3 के बच्चे बैठे हैं रूम नंबर 6 में, भरी हुई क्लास है, मान लीजिए हमारे 200 बच्चे बैठे हैं, और 200 बच्चों के जेब में हमारी सरकार अनाउंस करती है, उत्तराखंड सरकार अनाउंस करती है कि भाई BSM 3 के बच्चे तो कॉलेज में सबसे प्यारे बच्चे हैं, तो इनकी जेब में क्या कर दिया जाए, 1,000 रुपया दे दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी, माना आपके जेब में कम पैसा था, 500 था, तो वो डबल हो जाएगा ना, 1,000 हो जाएगा ना। तो क्वांटिटी ऑफ मनी को हमने क्या बताया था आपको, क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर आप डबल करोगे तो क्या डबल हो जाएंगे, प्राइसेस डबल हो जाएंगे। तो सेमेस्टर 3 का बच्चा जो रूम नंबर 6 में बैठा है, उसकी जेबों में 1,000 रुपया आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है और वो टॉप करना चाहता है, तो वो 1,000 रुपया आता है, तो वो नेट रिचार्ज, और चलो खैर आजकल तो नेट रिचार्ज कराना भी इंपॉर्टेंट उसमें आने लगा है, वो बर्गर और पिज़्ज़ा और वो और क्या ये सब चीज़ नहीं खाता है। वो तो बहुत अच्छा प्यारा बच्चा, वो सब का सब पलटन बाजार जाता है, क्या खरीदने, स्टेशनरी खरीदने। क्यों जाता है? क्योंकि वो अच्छा बच्चा है, और अच्छा बच्चा एग्जाम्स, अब ये थोड़ी कि कोरोना जाने का नाम ही नहीं लेगा, अरे कभी ना कभी तो जाओगे, है ना। अतिथि तुम कब जाओगे, तुम अतिथि हो, चले जाओ। तो ये मानकर कि भाई अब एग्जाम्स हमारे होंगे, कॉलेज लगेगा, हम सेमेस्टर 3 के एग्जाम देने आएंगे, तो सब बढ़िया बढ़िया पेन, किताबें, रजिस्टर और भी कुछ समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई किताब समझ लीजिए, अच्छी सी किताब, अरे पता नहीं मैम क्या पढ़ाती रहती हैं तो समझ नहीं आता, चलो जरा अच्छी अच्छी किताबें लेकर आ जाते हैं बाजार से। तो अब आप ये देखिए कि सेमेस्टर 3 के बच्चे के जेब में क्वांटिटी ऑफ मनी क्या हो गई है, डबल हो गई है। अब जब डबल हो गई है तो हमारा थ्योरी क्या कहती है, हमारी थ्योरी कहती है डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी डबल द प्राइसेस। अब इसको समझने के लिए सारा का सारा बच्चा, अच्छा प्यारा बच्चा कहाँ चल दिया, पलटन बाजार चल दिया। 200 बच्चा 1,000 रुपए लेकर पलटन बाजार चला गया। तो हमारी थ्योरी क्या कहती है कि प्राइसेस भी डबल हो जाएंगे। अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि प्राइसेस डबल क्यों होंगे। प्राइसेस डबल इसलिए होंगे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कि आपकी जेब में जो 1,000 रुपया है आप सब ने निकाला, एक ने निकाला, दो ने निकाला, और जब निकाल कर दुकानदार को कहा कि भाई हमको तो
क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 पढ़ रहे हैं ना आप? हाँ 1 पढ़ना है। किताब दो, पेन दो, ये दो, वो दो, और क्या कहते हैं, हरा पेन दे दो मेरी तरह, एक आध को अगर अच्छा लगता होगा तो हरा पेन भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि क्वांटिटी ऑफ मनी तो आपकी जेब में है, बढ़ गया है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है, क्रय शक्ति बढ़ गई है, पर प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ सकता ना सर। वो जो दुकानदार है, जो भी दुकान का नाम हो, तो सर पकड़ के बैठ जाएगा, सारा सेमेस्टर 3 आ गया है, क्या करूं, कहां से लाऊं पेन? पेन की, क्योंकि पेन का प्रोडक्शन तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ाया जा सकता ना। यू कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेन इन फ्यू मिनट्स, या कम समय में आप इतनी जल्दी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपकी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तब क्या हो जाएगा? तब प्राइसेस जो है डबल हो जाएंगे, क्योंकि इस सिचुएशन को, इस इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को ठीक करने के लिए दुकानदार के पास क्या तरीका है कि भाई अब आप जो हैं बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास 10 पेन है और 10-10 रुपए का पेन जो है अब 20-20 रुपए का मिलेगा, या कोई और भी बड़ा आइटम मान लीजिए। ये बात जो मैंने आपको स्टेशनरी उसकी बताई है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई है, ताकि आप कभी ये बात ना भूलें। देखिए बच्चों, मैं आपको अभी पूरी थ्योरी समझाते समझाते 2-3 क्लासेस लग जाएंगी, लेकिन पूरी थ्योरी का सार जो है वो क्या है कि डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, डबल द प्राइसेस। और इसके साथ मैं एक एग्जाम्पल और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो किताबों में लिखा है वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो नोट्स में लिखा है वो तो आप पढ़ोगे पढ़ोगे, पर ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ शायद ये किसी किताब में ना भी लिखा हो। अब आप ये देखिए कि फिर हम एक घर में चलते हैं, तो घर में चलते हैं तो घर का हम एक ड्रामेटिक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि भाई सब लोग घर में बैठे हैं ड्राइंग रूम में और कह रहे हैं कि सरकार जो है तनख्वाहें बढ़ा रही है, अब तो भाई फला कमीशन 7th पे कमीशन आ गया, अब हम सबकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। तो वहाँ पर कोने में जो है दादी जी बैठी हैं। अब मैं दादी जी का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ कि दादी नानी ये सब बहुत प्यारे लोग होते हैं घर के, है ना। तो दादी तो इकोनॉमिक्स, मान लीजिए कि दादी ने तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, दादी वहाँ से कोने से जरूर बोलेंगी, अच्छा अब सरकार तनख्वाहें बढ़ा रही है, अब देखना हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तब जब आप जो हो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, आपका तो दिमाग ठनक जाएगा, अरे दादी को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैसे पता है, दादी को फिशर की थ्योरी के बारे में कैसे पता है? जी हाँ, दादी को इसलिए पता है कि ये बेसिक इकोनॉमिक्स है कि जब आपकी जेबों में पैसा भरेगा तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और दादी ने अनाउंस कर दिया कि देख लेना अब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अब बाजार में कीमतें बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि जैसे आपकी जेब में पैसा आया, ऐसे सरकारी जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्य करने वाले लोग, उन सबकी जेबों में पैसा आया, और जेबों में पैसा आएगा तो ज्यादातर वो उसको क्या किया जाएगा, उसको खर्च किया जाएगा। और जब खर्च किया जाएगा तो प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी? इम्बैलेंस की। इम्बैलेंस का मतलब असंतुलन, असंतुलन का मतलब कि आपकी यहाँ पर परचेजिंग पावर तो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन उतनी जल्दी नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप सारे के सारे लोग चले गए, चलो भाई टमाटर का सॉस लेते हैं, टमाटर का सॉस लेते हैं, तो टमाटर के सॉस की क्वांटिटी जो है मार्केट में, अवेलेबिलिटी जो है वो सीमित है ना, कि भाई अचानक से आप इंजेक्शन लगाओगे, टमाटर लगा दोगे सब्जी के और टमाटर का सॉस बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो आई होप मैं आपको ये बात समझाने में अगर मैं सफल हो गई हूं, तो फिर आप ये समझिए कि पूरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपको समझ में आ जाएगी। बात वही है, डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, डबल द प्राइसेस। मुद्रा की मात्रा को यदि आप दुगना करेंगे तो कीमतें भी अपने आप दुगनी हो जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप कैसी हुई बच्चों? डायरेक्ट हुई। और उल्टी रिलेशनशिप क्या हुई कि जैसे ही आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपना क्वांटिटी ऑफ मनी, दैट इज मुद्रा की मात्रा और जो मुद्रा का जो मूल्य है उसके बीच में क्या हो जाएगा? संबंध डायरेक्ट नहीं है। क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा, और क्या मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आई होप मैं अपनी बात को समझाने में सफल हुई होंगी। और कल तो मैं खैर बुरी तरह से असफल हो गई थी कि भाई जब आपको भेजा तो पता चला कि अरे क्या से क्या हो गया। बट एनीवेज आई होप आज जब मैं उसको प्ले करूं तो उसमें जो है आवाजें जो हैं वो तरह तरह की आवाजें ना निकले, ऐसी आवाजें ना निकले जो मेरी आवाज मुझे ही डरा दिया कल, आप देखो, ठीक है ना। तो खैर ये थियरी आप बच्चों, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, प्लीज इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और तब आपको आगे की थ्योरी पूरी समझ में आ जाएगी। एजम्पशंस, अब हम बात करते हैं एजम्पशंस की।
अब ये एजम्पशंस क्या होते हैं? हम पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो बार बार ये बात आती है कि एजम्पशंस एजम्पशंस एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब होता है बच्चों मान्यताएं। मान्यताओं का मतलब क्या होता है? मान्यता आप ही देखिए, जब भी कभी हम कोई थ्योरी करते हैं, इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे ना बहुत सारी थ्योरीज करते आ रहे हैं हम। आपने माइक्रो में भी करा होगा, या माइक्रो में, हाँ माइक्रो ही तो पढ़ कर आ रहे हैं। तो एजम्पशंस का मतलब होता है कि हम जो हैं कुछ चीजें ऐसी होती जो हम जो सोचते हैं, लेकिन हम उसको 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 वो सही है कि गलत है उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो वॉट एवर वी आर थिंकिंग, बट इट इज नॉट प्रूव्ड। एजम्पशन का मतलब आपको यहाँ तो खैर एग्जाम में आपने उसमें नहीं समझाना है कि एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं जनरली आपको बताना ये चाह रही थी कि समथिंग, इट इज समथिंग दैट यू एक्सेप्ट ट्रू। आप तो उसको ट्रू मान रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई उसका क्या नहीं है, क्या बोलूं मैं आपको, उसके पास आपका कोई प्रूफ नहीं है। आप उसको क्या मान रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं कि ये सही है, लेकिन आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है ना? तो उनको हम एजम्पशंस कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज आपको एजम्पशंस, बार बार ये आता है कि एजम्पशंस क्या है, तो आपको ये हमेशा के लिए बात याद रखिएगा कि एजम्पशंस का मतलब क्या हुआ कि जिसको आप सच मान रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्या है, वो सही है, वो मतलब उसको आपने प्रूव नहीं किया। तो अब इसी तरीके से जब भी कोई थ्योरी बनाई जाती है बच्चों, जब भी कोई सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। एज्यूम करने का मतलब हम उसको लेकर अपना विचार रखते हैं और हम ये मानते हैं कि सही है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। कोई प्रूफ को क्या बोलते हैं, कोई हमारे पास उसको प्रूफ का मुझे एकदम से हिंदी नहीं आ रहा है, सबूत नहीं होता है कि वो सही है कि गलत है। तो अब बात आती है, मैं आपको सिर्फ पढ़ देती हूँ, मुझे लगता है कि भाई आधा घंटा हो ही जाएगा और आगे की चीज़ें हम इतना टाइम नहीं लेंगे। जो मेन टाइम लेना था वो ले लिया, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, चलन गति में स्थिरता, फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार की स्थिति, कांस्टेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन है, व्यापार की स्थिर मात्रा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन करेंसी एंड बैंक मनी, बैंक मुद्रा तथा करेंसी का स्थिर अनुपात। और उसके बाद इसमें एक दो और होने चाहिए, हाँ नहीं बस 4 ही हमारे, चलो मैं 4 आपको ये करा देती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब? चलन गति में स्थिरता। वेलोसिटी में कैसे समझाऊं? वेलोसिटी पहले तो ये बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। इट इज एज्यूम्ड दैट वेलोसिटी ऑफ करेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी और बैंक मनी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर देखिए, जब कोई थ्योरी बनाता है, अब वो बात अलग है कि ये आगे जाकर गलत निकल जाए, लेकिन हमारे जो फिशर हैं उन्होंने क्या कहा है कि वेलोसिटी, करेंसी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ करेंसी, उन्होंने ये मान लिया है कि जो करेंसी माने जो आपके हाथ में पैसा है, उसकी जो चलन गति है वो कैसी है? स्थिर रहती है। तो चलन गति का मतलब आपको मैं समझा दूं कि हमारा जो मनी है ना, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, मैंने ऑटो करा, मेरे हाथ से वो किसके हाथ में गया? ऑटो वाले के हाथ में गया। ऑटो वाले ने क्या करा? उसको सब्जी ले ली, सब्जी वाले के हाथ में गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस रेट से, जिस दर से आपका मनी एक्सचेंज होता है, आपका मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इट इज चेंजिंग हैंड्स। हैंड्स का मतलब हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? चलन गति कहते हैं। क्या अब ध्यान रहेगा आपको, समझ रहे ना कि भाई आपको मैं कोई एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है। मान लीजिए ए के पास 100 रुपीज़ हैं, है ना, और बी के पास भी 100 रुपीज़ हैं। तो ए जो है वो क्या मैं आपको समझाऊं, ए जो है वो 100 रुपए की किताब खरीदता है, और बी जो है वो किताब की जगह क्या बोले, बिस्किट के पैकेट खरीदता है। तो या आप ऐसे समझ लीजिए, ए के पास 100 रुपए हैं और बी के पास भी 100 रुपए हैं, पर ए जो है और बी की किताबों की दुकान है, तो वो क्या खरीदता है? वो किताब खरीदता है। तो 100 रुपए किसके पास चले गए? बी के पास चले गए। उसके पास 100 रुपए तो पहले से थे, 100 रुपए और आ गए, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगा? एक हाथ से जो दूसरे हाथ में जा रहा है, और माना उसके बाद वो किसी के हाथ में नहीं गया,
तो ऐसे में हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है, जो मेजरमेंट, जो रेट है, जिस रेट से मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, वो हम कहेंगे, हम बहुत उसको ये नहीं कहेंगे बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन वही वाली बात है, ए ने किताब ली, बी ने उसी पैसे से सब्जी ली, सब्जी वाले ने उसी पैसे से क्या लिया, फल लिया, फल वाले ने उसी पैसे से। तो आपने देखा कि वेलोसिटी, जो चलन गति है, जो रेट एट विच मनी इज एक्सचेंज्ड इन एन इकोनॉमी, जो दर है वो बहुत क्या मानी जाएगी, तेज मानी जाएगी। और ए के पास 100 रुपए हैं और वो कुछ भी नहीं करता है, 100 रुपए को देखता रहता है, 100 रुपए को वो देखता है, 100 रुपया उसको देखता है, तो आप वेलोसिटी ऑफ मनी को क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, रेट क्या कहेंगे आप, चलन दर को बहुत अधिक नहीं कहेंगे ना। लेकिन वही वाली बात है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ, फिर ये सब चीजें तो आपको लिखनी नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी, करेंसी की, जो चलन दर है वो किसकी चलन दर की बात कर रहे हैं हम, चलन गति किसकी बात कर रहे हैं, आपकी गति की बात नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ से कॉलेज गए, कॉलेज से आप पल्टन बाजार गए, पल्टन बाजार से आप वहां गए, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, करेंसी की चलन गति की बात कर रहे हैं। उसको इरविंग फिशर ने क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर मान लिया है। सेकंड नंबर पर आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पूर्ण रोजगार। तो इरविंग फिशर ने क्या माना है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। लेकिन मैं आपको धीरे से बता देती हूँ कि फुल एम्प्लॉयमेंट अनअचीवेबल है। अनअचीवेबल का मतलब इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गया है, बेरोजगारी जीरो हो गई है। तो बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बेरोजगारी जो है जीरो हो जाए। कितनी बार ऐसा होता है कि आप काम करने के योग्य होते हैं पर आप काम नहीं करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप काम करने के योग्य नहीं होते पर आप काम करते हैं। तो कैसे मान लें कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जीरो हो गया? लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, इरविंग फिशर ने यह माना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति है? पूर्ण रोजगार की स्थिति है। आगे जाकर ये क्रिटिसाइज होगा। फिर इन्होंने कहा कांस्टेंट ट्रेड ट्रांजैक्शंस। कांस्टेंट ट्रेड ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? व्यापार की स्थिर मात्रा। व्यापार की स्थिर मात्रा का मतलब क्या है कि इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है तो जो भी गुड्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, जो भी प्रतिभूतियां हैं, वो कैसी रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। कांस्टेंट का मतलब स्थिर रहती हैं। तो अब ऐसा है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि मैम आप ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये इरविंग फिशर का मानना है। ये इरविंग फिशर के एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस का मतलब इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया, एजम्पशंस का मतलब होता है जिसको वो ट्रू मानते हैं लेकिन उसको प्रूव नहीं कर सकते। अब मैं ट्रू मानती हूं, मैं कहती हूं कि जो तारा है तो आसमान में 1 करोड़ तारे हैं। अरे तो मैं एज्यूम कर रही हूं ना, तो मेरे एजम्पशन को कल को दूसरा जना आएगा, वो कहेगा 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ 2 तारे हैं, तो मेरा एजम्पशन डिसअप्रूव हो गया ना। तो कांस्टेंट ट्रेड ट्रांजैक्शंस का मतलब कि आपके व्यापार की जो मात्रा है, जो वस्तुओं, सेवाओं और प्रतिभूतियों, दैट इज सिक्योरिटीज की मात्रा को इन्होंने क्या माना है? इस पूरी थ्योरी के दौरान कांस्टेंट माना है। और एक और चीज और जल्दी से कवर कर लेते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन करेंसी एंड बैंक मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन करेंसी एंड बैंक मनी, बैंक मुद्रा तथा करेंसी का स्थिर अनुपात। बैंक मुद्रा और करेंसी, ये सिद्धांत ये बात को मानता है या इस पर आधारित है कि बैंक मुद्रा में परिवर्तन करेंसी की जो मात्रा है उसी के अनुपात में ही होता है। बैंक की मुद्रा, अल्टीमेटली बैंक में जो मुद्रा है, बैंक में जो मनी है, उसमें कोई भी जो परिवर्तन होगा, कोई भी जो चेंज होगा, वो करेंसी की मात्रा के अनुपात में ही होता है। करेंसी की मात्रा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो हमारा एक तो करेंसी हो गया, दैट इज वॉट एवर इट इज विद द पीपल, और एक क्या हो गया? आपका बैंक मनी हो गया। तो इसमें इन्होंने ये मान लिया है कि बैंक मनी में जो भी चेंज होगा वो किसके अनुसार होगा, किसके अनुपात में होगा? क्वांटिटी ऑफ करेंसी विच इज विद द पब्लिक, उसके अनुपात में होगा। लेकिन यहां पर इस बात को बार बार मैं आपको शब्द आ रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हम कई बार इकोनॉमिक्स में कहते हैं ऑल अदर थिंग्स बीइंग अनचेंज्ड, कहते हैं कि नहीं, सुनते आ रहे होंगे आप, कांस्टेंट का मतलब स्थिर। तो इकोनॉमिक्स में बच्चों हम इसको
क्यों यूज करते हैं? वी यूज इट इन इकोनॉमिक्स टू रूल आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स चेंजिंग। हम अर्थशास्त्र में ऑल अदर थिंग्स बीइंग अनचेंज्ड का मतलब ये है, वी आर यूजिंग इट इन इकोनॉमिक्स, हम अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम रूल आउट करना चाहते हैं हर संभावना को। वी वांट टू रूल आउट द पॉसिबिलिटीज। किसकी पॉसिबिलिटीज को हम रूल आउट करना चाहते हैं? जो अन्य हमारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब अन्य हमारे जो साधन होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह की बातें हैं कि कितना भी मैं आपको समझा लूँ, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्या क्या एजम्पशंस है। तो मैंने आज एजम्पशंस क्या बताया कि वेलोसिटी किसकी चलन गति? आपकी नहीं, मेरी नहीं, मुद्रा की चलन गति। और चलन गति का मतलब क्या है? जिस रेट से आपका मनी एक्सचेंज हो रहा है, इसके हाथ से इसके हाथ, इसके हाथ से इसके हाथ, उसको बहुत तेजी से हो रहा है तो रेट ज्यादा कहेंगे, बहुत कम गति से हो रहा है तो उसको कम कहेंगे। तो उस वेलोसिटी, किस वेलोसिटी? जो मनी चेंज हो रहा है उसको इरविंग फिशर ने कांस्टेंट माना है। दूसरा उन्होंने क्या माना? फुल एम्प्लॉयमेंट माना है। मैंने साथ में आपको पहले ही बता दिया फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, लेकिन इरविंग फिशर ने माना है तो हमको यहां मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या माना? ट्रेड ट्रांजैक्शंस। ट्रेड ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? व्यापारिक जो लेन देन होता है, जिसमें हम गुड्स की बात करते, सर्विसेज की बात करते, सिक्योरिटीज की बात करते, उसको भी इन्होंने कांस्टेंट मान लिया है। कांस्टेंट का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि करेंसी और बैंक मनी के बीच में भी क्या बोला है इन्होंने कि क्या एजम्पशन है कि अगर हमारे बैंक मनी में चेंज होगा तो वो किसके अनुसार होगा? क्वांटिटी ऑफ करेंसी, जो मुद्रा करेंसी की मात्रा जो होगी उसी के अनुसार होगा। वैसे मैं आपको सही बताऊं, अगर हम एजम्पशंस डिटेल में करें तो 8-10 एजम्पशंस हो सकते हैं, 10 एजम्पशंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 4 ही एजम्पशंस रखे हैं क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये जो थ्योरी है हमारी कम से कम 4 या 5 पेजेस की थ्योरी है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इतनी अच्छी स्पीड हमारी नहीं होती है, रॉकेट स्पीड नहीं होती कि हम सब चीज़ें कवर कर पाएँ। मुझे लगता है कि अगर एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैंने अगर आपको 5 पेजेस दिए हैं तो आप तो अपने आप ही इतनी क्षमता रखते हैं कि उसको कम कर लेंगे। इसीलिए समझिए कि अगर मैं आपको 8-10 एजम्पशंस दे देती तो आपके लिए वो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि दिस इज़ नॉट ए MA क्लास, दिस इज़ BA सेमेस्टर 3 क्लास। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं इतना ही बहुत है। तो बच्चों करते करते 38 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई, विच आई फील दैट थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप नोट्स भी करेंगे, ये भी करेंगे, अपने आप भी कुछ ऐड करना चाहते होंगे तो वो भी करेंगे। लेकिन अब मुझे तो आपको समझाना है, अब चाहे वो आपको ज़्यादा लगे चाहे कुछ लगे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी कि ड्राइंग रूम में बैठकर दादी क्या बोलती हैं। लास्ट बात दादी की रिपीट करूंगी, दादी के सम्मान में, क्योंकि दादी बहुत सम्माननीय है, नानी बहुत सम्माननीय है। दादी नानी यही कहती हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल करोगे तो क्या डबल हो जाएगा? प्राइस डबल हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब मुद्रा की मात्रा को अगर हम दुगना करेंगे तो कीमतें अपने आप ही दुगनी हो जाएंगी। रीजन पूरी थ्योरी में मैंने आपको समझा दिया है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।